गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस लेक्चर के माध्यम से हमें मध्य प्रदेश की लगभग सभी सिंचाई परियोजनाएं पढ़नी हैं। इसमें से चंबल घाटी के अंतर्गत जो परियोजनाएं थी वो मैंने नदियों में कंप्लीट करा दी थी। उसके अलावा जितनी भी परियोजनाएं हैं वो अपन इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। तो सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत में हर क्षेत्र में जो वर्षा है वो एक समान नहीं होती है और भारत वर्तमान में भी एक कृषि प्रधान देश है। ये जो शब्द है ना, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, मतलब एक उद्देश्य नहीं अपितु बहुत सारे उद्देश्य होंगे एक परियोजना के। उससे नहरें, मतलब बांध बनाया जाएगा, उस बांध से नहरें निकालकर अलग अलग स्थानों तक ले जाई जाएंगी, जिससे कि पानी की सुविधा सुलभता से उन खेतों तक पहुंच सके जहां पर बारिश अच्छी नहीं हुई है। दूसरी चीज़ है, विद्युत का उत्पादन होगा, जिससे ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में बिजली की आपूर्ति की जाएगी। एवं पेयजल, मतलब पीने के लिए पानी की सुलभता उपलब्ध होगी। ठीक है, इसीलिए इन परियोजनाओं को कहा जाता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। फसलों के समुचित विकास के लिए मृदा में पर्याप्त मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है। ये तो सभी को मालूम है, लेकिन ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे ना, तो हमें कुछ इस प्रकार का लिखना होगा कि फसलों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि मृदा में अच्छी खासी नमी रहे। ऐसे शुष्क अथवा अर्धशुष्क क्षेत्र जहां पर्याप्त वर्षा होती है अथवा किसी विशेष फसल के लिए मृदा में आवश्यक नमी की कमी होती है, वहां विभिन्न माध्यमों में खेती में जल की आपूर्ति करना सिंचाई या इरिगेशन कहलाता है। सिंचाई या इरिगेशन की परिभाषा ही ये है कि जहां पर पानी की कमी होती है वहां पर विभिन्न माध्यमों से पानी पहुंचाना ही सिंचाई या इरिगेशन है। अब मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे साधन हैं जिसके माध्यम से सिंचाई की जाती है। सबसे पहले तो हो गई नदी घाटी परियोजनाएं, दूसरा हो गया नलकूप। ठीक है, नलों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। तीसरी जो चीज़ है वो है कुएं। ठीक है, लेकिन इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में, जो एक वृहद क्षेत्र को कंप्लीट करती है, काय के लिए, इरिगेशन फैसिलिटी के लिए। क्लियर है। मॉनसूनी जलवायु तथा उच्चावचीय असमानता के कारण भारत में वर्षा का वितरण असमान है। देखो, ये तो क्लियर होगा आपको। मॉनसूनी जलवायु, मॉनसून हर क्षेत्र में एक समान नहीं है। और हमने मध्य प्रदेश का उच्चावच भी पूरा पढ़ लिया है। पूरा मध्य प्रदेश जो है, कहीं पर बड़े बड़े पहाड़ हैं तो कहीं पर पठार हैं तो कहीं पर समतल मैदान है। इसलिए धरातल मध्य प्रदेश का एक समान नहीं है। यही कारण है कि मॉनसूनी जलवायु तथा उच्चावचीय असमानता के कारण भारत में वर्षा का वितरण असमान है। ठीक है, ऐसी स्थिति में जैसे कृषि प्रधान देश में सिंचाई के विभिन्न साधनों एवं सिंचाई परियोजनाओं का महत्व अपने आप ही बढ़ जाता है। तो ऐसा क्षेत्र जहां पर वर्षा ऋतु असमान है, वहां पर सिंचाई का महत्व बहुत ज़्यादा होता है और इसी उद्देश्य से विभिन्न सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विकास आवश्यक है। यानी कि हम कुछ ऐसी परियोजनाओं का अध्ययन करने जा रहे हैं जिनसे सिंचाई होती है एवं बिजली का उत्पादन होता है। इसलिए एक उद्देश्य नहीं अपितु बहुत सारे उद्देश्य हैं। यही कारण है कि इन परियोजनाओं को कहा जाता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। भारत में सिंचाई के लिए सिंचित क्षेत्रफल के आधार पर सिंचाई परियोजनाओं को मुख्यतः 3 भागों में वितरित किया जाता है। सबसे पहले है वृहद सिंचाई परियोजनाएं। तो ये एक कैटेगरी बन गई है कौन सी? वृहद सिंचाई परियोजनाओं की। क्यों? क्योंकि वृहद सिंचाई परियोजनाएं ऐसी परियोजनाओं को ही कहते हैं जहां पर कृषि योग्य क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक है। क्या है? कृषि योग्य क्षेत्र कितना है? 10,000 हेक्टेयर से अधिक है। और नहर एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं यहां पर स्थापित हैं। मतलब उस परियोजना से बहुत सारी नहरें निकाली गई होंगी और बिजली का उत्पादन हो रहा होगा और
लगभग 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर सिंचाई की जा रही होगी। तो ऐसी परियोजनाओं को कहा जाता है वृहद सिंचाई परियोजनाएं। इसके बाद आती हैं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं। ये ऐसी सिंचाई परियोजनाएं होती हैं जिनसे सिंचित क्षेत्र 2000 से 10,000 हेक्टेयर के मध्य होता है और यहां पर छोटी छोटी सी नहरें निकाली जाती हैं। तो ऐसी सिंचाई परियोजनाएं कहलाती हैं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं। और फिर है लघु सिंचाई परियोजनाएं। तो लघु सिंचाई परियोजनाएं ऐसी होती हैं जो 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल पर सिंचाई करती हैं और इनसे कुएं, नलकूप, ड्रिप सिंचाई एवं तालाब भरे जाते हैं। ठीक है, आपको तो इतना याद रखना है कि वृहद सिंचाई परियोजनाओं में 10,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल पर सिंचाई होगी। मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच में सिंचाई होगी और लघु सिंचाई परियोजनाओं से 2000 हेक्टेयर से कम के क्षेत्र पर सिंचाई होगी। क्लियर है? तो इस प्रकार से सिंचित क्षेत्र के आधार पर विभाजन कर दिया जाता है वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं का। अब मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं का विकास कब कब और कैसे कैसे हुआ है। अब देखो, यहां पर जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके होंगे ये सारी चीजें, उनको लगेगा कि यार सर ने कंटेंट कम कर दिया है। कंटेंट मैंने जानबूझकर कम किया है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो जाएगा आपका, लेकिन मेंस में जो दिक्कत आ रही थी पुराने वाले नोट्सों में वो ये था कि बच्चों के पास कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता था और लिखना कम रहता था। इस वजह से जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही मैंने कंटेंट को शॉर्ट कर दिया है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप ज़्यादा चीज़ें याद रख पाओगे और लिखने में सहूलियत जाएगी। ये बात तो हो गई अपनी 2019 के लिए, लेकिन 2020 में तो आपको मेंस में लिखना ही कम है। ठीक है, जो लिखावट थी या जितने शब्द लिखने थे उतने के आधे कर दिए हैं 2020 में। इस वजह से कंटेंट तो हम पूरा पढ़ेंगे, मतलब एक जो परियोजना उसको पूरा स्टडी करेंगे, लेकिन जो चीज़ें हम ब्रॉड लेवल पर पढ़ते थे वो सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा, लेकिन कंटेंट जो आपको मिलेगा वो कम मिलेगा। इसका मुख्य कारण है कि हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। पहली चीज़ इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ना क्योंकि चाहे 2019 हो या 2020 हमें लिखना कम है। इतना लिखना है कि उनकी वर्ड लिमिट मैच हो जाए, दैट्स इट। यही सबसे बड़ा तरीका होता है मेंस में सिलेक्शन लेने का। आपको 3 मार्क्स में 3.6 मार्क्स में 6 पॉइंट्स और 15 मार्क्स में लगभग 1.5 से 2 पेज आपको भरने हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती ये होती है स्टूडेंट्स की कि वो इतना अधिक, जैसे आपसे पूछा गया नर्मदा घाटी परियोजना, आपने पूर्व से चालू करके पश्चिम तक सारी परियोजना एक एक पेज में समझा दी। इसका परिणाम क्या हुआ कि दूसरे सेक्शन के लिए समय कम पड़ गया। इसीलिए सिर्फ कंटेंट में एलेबोरेटिव वे में आप लोग याद रखो, लिखना वर्ड लिमिट मैच करी, खत्म किया। वहां पर कम शब्दों में हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करनी है और अप टू द पॉइंट लिखना है बस। ठीक है, इस वजह से मैंने कंटेंट कम नहीं किया है, पहले भी बता देता हूं मैं। जितनी चीजें पहले पढ़ी थी उतनी ही चीजें हैं, लेकिन शब्दों में कमी ला दी है। अब वो शब्दों में कमी कैसे लाए हूं मैं, उस चीज को आप लोग पकड़ लेना। ठीक है, मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले वर्ष 1927 में मुरैना जिले में निर्मित पगारा बांध। कौन सा बांध था? पगारा बांध प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं का प्रथम वृहत उदाहरण है। ठीक है, मतलब जब 1927 की बात है, जब मध्य प्रदेश जैसी कोई चीज थी ही नहीं। हमने पूरा इतिहास पढ़ा है मध्य प्रदेश का कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ था। 1927 में तो था ही नहीं। ये जो मुरैना क्षेत्र था ये मध्य भारत का हिस्सा था और मुरैना क्षेत्र में जो जल परियोजनाएं थी या जल संकट था उसको मिटाने के लिए सबसे पहली बार बनाया गया था कौन सा? पगारा बांध, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश का सबसे पुराना बांध बन गया है अब। ठीक है, इसके बाद वर्ष 1933 में पलकमती रायसेन जिले में तथा
वर्ष 1936 में मुरुम नाला बांध बालाघाट में सिंचाई टैंकों का निर्माण किया गया था। ठीक है, ये बहुत ही आधुनिक बांध नहीं थे, ये मिट्टी के बांध हुआ करते थे। मतलब मिट्टी को ऐसा जमा दिया जाता था नदी के आजू बाजू में कि वहां पर पानी कलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से एक कुआं टाइप का घेरा बना दिया जाता था और उससे आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई की जाती थी और पेयजल उपलब्ध कराया जाता था। लेकिन उस समय का ये एक बहुत ही कहना चाहिए कि अलौकिक परियोजनाएं थी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। मुरैना जिले में कौन सा बांध था? पगारा। ठीक है, उसके बाद वर्ष 1933 में पलकमती बांध बना रायसेन में और 1936 में मुरुम नाला बांध बना बालाघाट में। छोटे छोटे से बांध थे और ऐसी छोटी छोटी सी परियोजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश में वृहद सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण होने लगा। इसके अतिरिक्त वर्ष 1940-44 में शाक आसन परियोजना, काकेता, हारशी, तिगरा बांध का निर्माण किया गया और फिर धीरे धीरे अलग अलग स्थानों पर छोटे छोटे से बांधों का निर्माण किया जाने लगा। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख सिंचित क्षेत्र, तो मध्य प्रदेश में जितने भी क्षेत्र हैं उनको उनके एरिया वाइज के अनुसार विभाजित किया गया है। तो मध्य प्रदेश के सिंचित क्षेत्रों को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक तो है उच्च या वृहद सिंचित क्षेत्र, ठीक है। दूसरा मध्यम सिंचित क्षेत्र, अल्प सिंचित क्षेत्र और न्यूनतम सिंचित क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश में सिंचाई सुविधा की उपलब्धता के आधार पर जो सिंचित क्षेत्र हैं उनके 4 वर्ग बने हैं और वे वर्ग कौन कौन से हैं? उच्च या वृहद सिंचित क्षेत्र, मध्यम, अल्प और न्यूनतम। अब इनको हम जरा देख लेते हैं क्या होते हैं ये वृहद सिंचित क्षेत्र। तो चंबल घाटी प्रदेश का सबसे सिंचित क्षेत्र या सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र है। अपन ने चंबल नदी घाटी परियोजना पढ़ी थी जिसमें 3 बांधों का निर्माण हुआ था। कौन कौन से हैं वे बांध? सबसे पहले मंदसौर में, ठीक है। कौन सा बांध था मंदसौर में? गांधी सागर बांध। उसके बाद हम चले जाते कहाँ पर? चित्तौड़ में, वहाँ पर आ जाएगा राणा प्रताप सागर बांध। उसके बाद कोटा में आ जाते हैं जहाँ पर है जवाहर सागर बांध। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इन बांधों से जिस एरिया में सिंचाई होती है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में सर्वाधिक नहरों का निर्माण किया गया है, ठीक है। अपन ने पढ़ा था भांडेर नहर के बारे में, ठीक है। बेतवा नदी पर माता टीला बांध या राजघाट परियोजना में भांडेर नहर निकाली गई है ना इस राजघाट परियोजना से, ठीक है। और फिर भांडेर नहर आगे जाकर बहुत सारी शाखाओं में विभाजित हो जाती है, ठीक है। और ये शाखाएं मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया इन इलाकों में सिंचाई करती है, ठीक है, या सिंचाई के जल की पूर्ति करती है। तो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण हुआ है जिससे लगभग 40% भाग की सिंचाई होती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक सिंचित जिला ग्वालियर और मुरैना है, ठीक है। एक तो चंबल नहर भी इस इलाके में अवस्थित है मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके में, और भांडेर नहर जो बेतवा नदी से निकाली गई है वो भी इस इलाके में अवस्थित है। इसीलिए मध्य प्रदेश का जो उत्तरी इलाका है वो नहरों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मध्यम सिंचित क्षेत्र, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के मध्य पूर्व में, मतलब मध्य प्रदेश का मध्य इलाका और पूर्व का इलाका, ठीक है। यहाँ पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, मतलब उत्तर में मुरैना से लेकर नीचे बुरहानपुर तक क्षेत्र को मध्यम सिंचित क्षेत्र कहा जाता है। उस क्षेत्र में नहरों एवं कुओं व नलकूपों के माध्यम से लगभग 35% भाग पर सिंचाई होती है। तो मध्यम सिंचित क्षेत्र में या मध्यम सिंचित क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का वो कितने इलाके पर है? उत्तर से लेकर दक्षिण तक। बीच वाला जो इलाका है वहां पर मध्यम सिंचित क्षेत्र आएगा जहां पर नहरें भी उपलब्ध हैं, कुएं भी उपलब्ध हैं और नलकूप भी उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र के सर्वाधिक सिंचित जिले भिंड और बालाघाट है।
मतलब नहरों, कुओं और नलकूपों के माध्यम से भिंड में और बालाघाट में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, इसलिए वो आ जाएगा किसमें, मध्यम सिंचित क्षेत्र की कैटेगरी में। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अपन अल्प सिंचित क्षेत्र में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग में स्थित नर्मदा घाटी अल्प सिंचित क्षेत्र है। ठीक है, यहां पर कुओं एवं नलकूपों के माध्यम से लगभग 15% भाग सिंचित है और इस क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित जिले होशंगाबाद, उज्जैन और इंदौर है, जहां पर नर्मदा घाटी की विभिन्न परियोजनाओं से सिंचाई होती है। वो आ जाएगा मध्य प्रदेश का अल्प सिंचित क्षेत्र। अच्छा, अल्प सिंचित क्यों बोल रहे हैं? इसीलिए अल्प सिंचित बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर कृषि की पैदावार भी ज्यादा है और कृषिगत क्षेत्र भी ज्यादा है। कृषिगत क्षेत्र एवं कृषि की पैदावार ज्यादा होने के कारण नर्मदा घाटी की परियोजना यहां पर जल की आपूर्ति पूर्ण रूपेण नहीं कर पाती है, इसलिए ये इलाका आ जाता है किसमें, अल्प सिंचित क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद आएगा न्यूनतम सिंचित क्षेत्र। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग न्यूनतम सिंचित क्षेत्र में आएगा। दक्षिण पूर्वी मतलब ये वाला आपका अनूपपुर, डिंडोरी, ठीक है, शहडोल, बालाघाट, सिवनी, ये पूरे इलाके आ जाएंगे किसमें, न्यूनतम सिंचित क्षेत्र में। इस क्षेत्र में तालाबों के माध्यम से लगभग 10% भाग में सिंचाई की जाती है और इस क्षेत्र में राज्य का न्यूनतम सिंचित जिला डिंडोरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से राज्य का न्यूनतम सिंचित जिला कौन सा हुआ, डिंडोरी। क्लियर है? तो ये मध्य प्रदेश के जो सिंचित इलाके हैं वो 4 भागों में विभाजित हैं, वृहद सिंचित, मध्यम सिंचित, अल्प सिंचित और न्यूनतम सिंचित। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश में सिंचाई साधन। अभी जैसे मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में एक नहीं अपितु बहुत सारे सिंचाई के संसाधन मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाती है परियोजनाओं से निकली हुई नहरें, दूसरा नलकूप, कुएं। ठीक है, और इनके लिए जल आपूर्ति नहरों से ही होती है, लेकिन अब किसी ने कुआं खुदवा दिया या बोरवेल है उसके यहाँ, मतलब नलकूप है, तो ये सारे सिंचाई के विभिन्न साधनों में आ जाएंगे। लेकिन इस लेक्चर में हम नहरें और परियोजनाओं का ही अध्ययन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सिंचाई के विभिन्न साधन हैं, जैसे नहर है, तालाब है और अन्य स्रोत उपलब्ध हैं। ठीक है, जिनमें प्रमुख रूप से नहरें सम्मिलित हैं, यानी सबसे इंपॉर्टेंट इन साधनों में क्या आ जाएंगी, नहरें। ठीक है, राज्य में नहरों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई चंबल घाटी क्षेत्र, मध्य मालवा एवं पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र में की जाती है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ नहरों के माध्यम से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पर होती है, चंबल घाटी क्षेत्र में, मतलब इस इलाके में। और ये अभी अपन देखते ही आए हैं कि यहाँ पे से चंबल नदी निकली है, उससे विभिन्न नहरें निकाली गई हैं, और यहाँ पर ललितपुर क्षेत्र से, ठीक है, भांडेर नहर निकाली गई है जो कि दतिया से एंटर होती है और इस इलाके में सिंचाई करती है। इसके अलावा नर्मदा घाटी परियोजना से भी विभिन्न नहरें निकाली गई हैं जो इस इलाके में सिंचाई करती हैं। ठीक है, और पूर्वी सतपुड़ा मतलब ये वाला इलाका, इस इलाके में भी नहरों के माध्यम से बहुतायत क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो नहरों के माध्यम से जो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है मध्य प्रदेश के, वो कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया आपका चंबल घाटी क्षेत्र, दूसरा मध्य मालवा क्षेत्र और तीसरा पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र। क्लियर है? इसके नहर के अलावा अन्य साधन क्या है, तालाब है, नलकूप हैं और कुएं हैं, लेकिन हम अध्ययन कर रहे हैं किसका, नहरों का। और मध्य प्रदेश की जो सबसे इंपॉर्टेंट नहरें हैं वो कौन सी है, सबसे पहले आ जाएगा वैनगंगा नहर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वर्ष 1923 में, कौन सा ईयर है, वर्ष 1923 में वैनगंगा नदी पर 45 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया गया है। अपन ने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा ना वैनगंगा नदी के बारे में,
उसी वैनगंगा नदी पर निर्मित है कौन सी? वैनगंगा नहर, जिसकी लंबाई कितनी है? 45 किलोमीटर। तथा इसमें दो अन्य 35 किलोमीटर लंबी शाखाएं निर्मित की गई है। मतलब एक मुख्य नहर है और उससे 35-35 किलोमीटर की दो अन्य शाखाएं भी निकाली गई हैं। प्रदेश में बालाघाट जिले और महाराष्ट्र के भंडारा जिले की कुल 4000 हेक्टेयर क्षेत्र इस नहर के द्वारा सिंचित है। तो वही चीज मैं बता रहा था कि जो मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, खासकर कि बालाघाट और महाराष्ट्र का भंडारा, मध्य प्रदेश का बालाघाट और महाराष्ट्र का भंडारा, ये दोनों क्षेत्र सिंचित होते हैं किससे? वैनगंगा नहर से। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नहर है। कौन सी? वैनगंगा नहर। इसके माध्यम से समझ लेना। तो मध्य प्रदेश के 3 इलाके जहां पर नहरों के माध्यम से बहुतायत क्षेत्र पर सिंचाई होती है, वो कौन कौन से होगा? एक तो उत्तरी क्षेत्र, ठीक है, एक मध्य क्षेत्र और एक दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की प्रमुख नहर कौन सी हो गई? वैनगंगा नहर। ठीक है, इसके बाद अपन आ जाते हैं बारना नहर पर। बारना नहर क्या है? तो नर्मदा की सहायक बारना नदी भोपाल के निकट विंध्याचल पहाड़ियों से उद्गमित होती है। ठीक है, तो अब यहां पर दिमाग दौड़ाना पड़ेगा कि बारना नहर क्या है। बारना नहर नर्मदा की एक प्रमुख सहायक नहर है, जिसका उद्गम कहां से होता है? भोपाल के पास विंध्याचल की पहाड़ियों से। ठीक है, नर्मदा से मिलने से पहले 1.6 किलोमीटर लंबे एक पतले खड्डे से होकर यह गुजरती है। क्योंकि ये नर्मदा की सहायक है, इसलिए अंततः किसमें मिल जाएगी? नर्मदा नदी में। लेकिन नर्मदा नदी के मिलने के पहले या नर्मदा नदी से मिलने के पहले ये एक पतले खड्ड, एक पतला सा गड्ढा है जिसकी लंबाई है 1.6 किलोमीटर। ये 1.6 किलोमीटर लंबे खड्डे से होकर गुजरती है। इस क्षेत्र में पालकमती बांध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्षेत्र में पालकमती बांध रायसेन जिले के समीप 2 नहरें निकाली गई हैं। मतलब ये जो बारना नहर है ना, जो एक पतले खड्डे से होकर गुजर रही है, उसी खड्डे के आसपास बना हुआ है पालकमती बांध, और वहां पर फिर से 2 नहरें निकाल दी गई हैं। इसलिए पालकमती बांध, बारना नहर एक ही चीज हो गई। सबसे पहले तो ये कंसेप्ट समझ लो कि बारना नहर का उद्गम कहां से हो रहा है? भोपाल के पास विंध्याचल की पहाड़ियों से। और किसमें जाकर मिल जाती है ये? नर्मदा में। इसलिए किसकी सहायक हुई? नर्मदा की एक सहायक नदी हुई। लेकिन नर्मदा नदी में मिलने से पहले ये जो बारना नदी है वो 1.6 किलोमीटर पतले खड्डे से निकलती है। वहीं पर बना है पलकमती बांध, यानी इस बारना नदी के पानी को रोका गया है पलकमती बांध के माध्यम से। और इस पलकमती बांध से 2 नहरें निकाली गई हैं जो कहलाती हैं बारना नहर। क्लियर? अब हलाली नहर, हलाली परियोजना अपन ने पहले पढ़ ली थी, उसी परियोजना से निकाली गई है कौन सी? हलाली नहर। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बेतवा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत 761 किलोमीटर लंबी नहर 1968 में निर्मित की गई थी। इस नहर के द्वारा विदिशा और रायसेन जिलों में सिंचाई की जाती है। तो कौन से 2 जिले सिंचित हैं इस हलाली नहर से? 2 जिले हैं, विदिशा और रायसेन जिले इस हलाली नहर से सिंचित किए जाते हैं। इसके बाद तवा नहर। तो तवा परियोजना है होशंगाबाद जिले के इटारसी में। ठीक है, वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध इस तवा नहर का है। अभी महेश्वर बांध बनने ही वाला है। जब महेश्वर बांध बनकर कंप्लीट हो जाएगा तो वो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में कौन सा है? ये तवा बांध। और इस तवा बांध से ही निकाली गई है तवा नहर। अपन ने पढ़ा था ना तवा नदी के बारे में, वही है। होशंगाबाद जिले में तवा एवं देनवा नदियों के संगम पर निर्मित तवा बांध 197 किलोमीटर लंबी 2 नहरें बनाई गई हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखना है
कि तवा और देनवा नदियों के संगम पर अवस्थित है कौन सा? तवा बांध। और यहीं पर या इसी बांध से 197 किलोमीटर लंबी दो नहरें निकली हैं, जिसके द्वारा 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है। तो अब यहां पे से दिमाग लगा लो, 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई की जा रही है और 10,000 हेक्टेयर से ऊपर के क्षेत्र पर अगर सिंचाई होती है तो वो बांध आ जाएगा वृहद बांध की कैटेगरी में। ठीक है, तो ये कौन सा बांध हुआ? एक वृहद बांध या एक वृहद परियोजना हुई। कौन सी? तवा परियोजना। लेकिन ये तवा भी अंततः मिलती है नर्मदा में, इसीलिए ये किस परियोजना का हिस्सा कहलाई? नर्मदा नदी घाटी परियोजना का ये हिस्सा कहलाई। अब इसके बाद चंबल नहर, हालांकि इसके बारे में अपन ने पहले पढ़ लिया है, फिर से अपन पढ़ लेते हैं। देखो, ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग है। ठीक है, और ये निकल रही है कौन सी? चंबल नदी, उत्तरी भाग से, और यहीं पर इसकी विभिन्न शाखाएं अवस्थित हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि नहरों से सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र हो जाता है मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग। चंबल परियोजना के अंतर्गत निर्मित चंबल नदी के बाईं ओर की नहरें राजस्थान और दाईं ओर की नहरें मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्रों को सिंचित करती हैं। अपन ने चंबल नदी पूरी पढ़ ली है। मध्य मालवा क्षेत्र से उद्गमित होकर राजस्थान में, और राजस्थान से फिर मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश से फिर उत्तर प्रदेश में जाती है कौन सी? चंबल नदी। सॉरी। और इसी दौरान मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में बहुत सारी नहरें निकाली गई हैं। किससे? चंबल नदी परियोजनाओं से। मध्य प्रदेश में चंबल नहर श्योपुर जिले में प्रवेश करती है। देखो, ये प्रवेश कर रही है कहां पर? श्योपुर जिले में। ये इलाका है कौन सा? श्योपुर का। यहां पे प्रवेश कर दिया किसने? चंबल नहर ने। ठीक है, तथा टरेरा के समीप यह दो शाखाओं, एक अंबाह शाखा जो कि बाईं शाखा है और एक मुरैना शाखा जो कि दाईं शाखा है, में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो ये श्योपुर जिला है। श्योपुर जिले से एक शाखा इस तरफ आ गई और एक शाखा ऊपर की तरफ चली गई। कौन कौन सी शाखाएं हैं? एक है अंबाह शाखा और एक है मुरैना शाखा। और अंबाह शाखा इसमें से 179 किलोमीटर लंबी है, जबकि मुरैना शाखा 56 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कौन सी? अंबाह, और ये हो गई मुरैना। अंबाह शाखा की लंबाई है 179 किलोमीटर, जबकि जो मुरैना शाखा है उसकी लंबाई है 56 किलोमीटर की। इसकी एक अन्य शाखा मऊ शाखा के नाम से जानी जाती है, जिसकी लंबाई 177 किलोमीटर है, और ये वाली जो नहर सीधी जा रही है, ठीक है, ये कहलाती है आपकी मऊ शाखा। ठीक है, और राज्य के ग्वालियर, भिंड, श्योपुर जिलों के 3000 गांवों और 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई करती है। कौन सी? चंबल नहर। ठीक है, तो चंबल नहर श्योपुर जिले से प्रवेश करती है, और श्योपुर के पास ही एक स्थान आता है, जिले में ही एक स्थान आता है टरेरा। टरेरा के पास ये चंबल नहर दो शाखाओं में विभाजित होती है, एक है अंबाह शाखा और एक मुरैना शाखा। जो बाईं शाखा है वो है अंबा और दाई शाखा है मुरैना, जिसमें से अंबाह शाखा की लंबाई है 179 किलोमीटर और मुरैना शाखा की लंबाई है 56 किलोमीटर। ठीक है, और देखो, ये एंटर हुई चंबल नदी, टरेरा नामक स्थान पर ये दो शाखाओं में विभाजित हो गई। ठीक है, एक हो गई कौन सी? अंबाह शाखा, और एक हो गई आपकी मुरैना शाखा। अंबाह शाखा है 179 किलोमीटर की,
और ये जो मुरैना शाखा है ये है 56 किलोमीटर की। और जब ये आगे की तरफ बढ़ गई तो इसी को कहा जाने लगा मऊ शाखा। ठीक है। और इस पूरे नहर से ग्वालियर, भिंड, श्योपुर जिलों की लगभग 3000 गांवों की 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि जो है सिंचित हो रही है। ठीक है। इसलिए जितनी भी नहरें हैं मध्य प्रदेश में, उसमें सबसे वृहद नहर जिस परियोजना से निकाली गई है वो है कौन सी? चंबल नहर, या चंबल नदी घाटी परियोजना से निकाली गई चंबल नहर। तो ये चीज आप लोग अनिवार्यतः याद रखना। अब अपन पढ़ते हैं नर्मदा घाटी परियोजना। ठीक है। उसके पहले आप इस मैप पर फोकस करो। उद्गम स्थान कहां से हो रहा है? अमरकंटक से। अमरकंटक से निकलने के बाद जो सबसे पहली परियोजना यहां पर है वो है बरगी। मतलब बरगी परियोजना नर्मदा नदी पर नहीं है, नर्मदा की सहायक बरगी नदी पर है। ठीक है। लेकिन उसे लिया जाता है नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत ही। ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं तो होशंगाबाद के इटारसी में आ जाती है तवा परियोजना। ठीक है। और आगे आ जाओ आप तो इस इलाके में खास करके खंडवा क्षेत्र में पुनासा परियोजना है, पुनासा गांव में निर्मित है। ठीक है। उसके आगे आ जाओ तो ओमकारेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना, फिर गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना। इतनी सारी परियोजनाएं अवस्थित हैं किस पर? नर्मदा नदी पर। इन परियोजनाओं को स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते हैं। नर्मदा नदी पर क्रियान्वित नर्मदा घाटी परियोजना भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो पूरे भारत में जितनी भी नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनमें 5वें नंबर पर आती है कौन सी? नर्मदा नदी घाटी परियोजना। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन करना है। क्योंकि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इसलिए इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? सिंचाई और विद्युत उत्पादन करना। यह मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो अब ये चीज याद रखना है आपको। कितने राज्य इन्वॉल्व हैं इस परियोजना में? तो 4 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। इन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 29 वृहद बांध, मतलब 29 ऐसे बांध हैं जिनसे 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र के ऊपर सिंचाई होगी। 135 मध्यम और 3000 लघु सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इन परियोजनाओं से 27.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। मतलब नर्मदा नदी पर जितनी भी योजनाएं प्रस्तावित हैं वे जिस समय पूर्ण हो जाएंगी, पूर्ण होने के बाद 27.55 लाख हेक्टेयर भूमि मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की सिंचित होने लगेगी। 1 अगस्त सन 2000 को नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, डेट याद रखना कब? 1 अगस्त सन 2000 को क्या बना? नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कर इस परियोजना से जल विद्युत उत्पादन करने के लिए प्रभावी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। तो ये जो नर्मदा घाटी परियोजना है, इस नर्मदा घाटी परियोजना पर नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की शुरुआत हुई कब? 1 अगस्त सन 2000 को। क्लियर? इसके बाद से जब ये कॉरपोरेशन बन गया उसके बाद ये जितनी भी परियोजनाएं हैं जो संचालित हो रही हैं नर्मदा नदी पर, उनसे या इस परियोजना के अंतर्गत ही विद्युत उत्पादन हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन ये कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाने लगा। क्या नाम है इसका? नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना हुई कब? 1 अगस्त सन 2000 को। क्लियर? अब अपन पहली परियोजना पढ़ रहे हैं, इंदिरा सागर परियोजना। ठीक है। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना है। अब लोकेशन याद रखना,
जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा ग्राम में स्थित है। तो कहां पर अवस्थित है ये? खंडवा जिले के पुनासा ग्राम में अवस्थित है। और इस परियोजना की आधारशिला, मतलब इस परियोजना की नींव, श्रीमती इंदिरा गांधी ने 23 अक्टूबर वर्ष 1983 को रखी थी। ठीक है, क्योंकि इसकी नींव रखी किसने? श्रीमती इंदिरा गांधी ने, इसीलिए इस परियोजना का नाम पड़ा इंदिरा सागर परियोजना। ठीक है, इसे पुनासा बांध भी कहते हैं, क्योंकि खंडवा जिले में जिस स्थान पर यह परियोजना स्थित है उसका नाम है पुनासा गांव। इस बांध के द्वारा 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई तथा वर्ष 2000 से 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी किया जा रहा है। तो आप सोचो कितना बड़ा बांध होगा जब इस बांध से 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई हो रही है और सन 2000 से इस बांध से ही 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन भी किया जा रहा है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सरदार सरोवर परियोजना, जो कहां पर है? गुजरात में। सरदार सरोवर बांध गुजरात के नवगाम, नवगाम एक स्थान है गुजरात में, गुजरात के नवगाम के पास नर्मदा नदी पर बना एक गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, यह बांध 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पानी और बिजली की आपूर्ति करता है। अभी अभी तो बनकर तैयार हुआ और इसका संचालन प्रारंभ हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति भी यहाँ पर एक टापू है साधु बेट करके, वहाँ पर स्थापित की गई है। इस सरोवर बांध परियोजना की आधारशिला 5 अप्रैल वर्ष 1961 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी। जैसे इंदिरा सागर परियोजना की आधारशिला इंदिरा गांधी ने रखी थी, वैसे ही इस सरदार सरोवर बांध परियोजना की आधारशिला जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी। लेकिन निर्माण कार्य कंप्लीट होते होते वर्षों लग गए और अभी मोदी जी ने इस परियोजना का शुभारंभ किया है। 17 सितंबर सन 2017, देखो नींव कब रखी गई? 5 अप्रैल 1961, लेकिन 17 सितंबर 2017 को इस बांध का निर्माण कार्य पूरा हुआ। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 138.6 मीटर। इस परियोजना से 1450 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा, जिसमें या इस 1450 मेगावाट में से 57% मिलेगा मध्य प्रदेश को, 27% मिलेगा महाराष्ट्र को और 16% मिलेगा गुजरात को, और 18.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध होगी। ये आंकड़े आपको अनिवार्य रूप से याद रखना है, क्योंकि मेंस में जो 15 मार्कर्स या भविष्य में जो 10 मार्कर्स हैं वो आएंगे, तो वो सीधे ही आएंगे नर्मदा घाटी परियोजना। हम इंदिरा सागर परियोजना में बहुत सारा लिख सकते हैं, इंदिरा सागर परियोजना की बात कर रहा हूं मैं। हम उसमें जल महोत्सव के बारे में भी ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर ये इंदिरा सागर परियोजना का पानी भरा है उस स्थान पर टापू बन गए हैं नर्मदा नदी पर, जहां पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से प्रतिवर्ष जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है और बहुत अच्छा पर्यटन स्थान के रूप में ये फेमस हुआ है। लेकिन ये चीज़ हम पढ़ेंगे जब हम मध्य प्रदेश के पर्यटन के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन अपने आंसर को एलैबोरेट करने के लिए हमें पर्यटन वाली चीज़ भी इसमें जोड़ सकते हैं। साथ ही सरदार सरोवर बांध को अगर आपको और जोड़ना है तो इस मूर्ति के बारे में बता दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के बारे में, कितना खर्चा आया था, कितने मीटर लंबी है, और इस मूर्ति को बनाने के लिए जो लोहा लिया गया था वो भारत के किसानों ने अपने जो पुराने पड़े औजार थे वो औजार सरकार को दान में दिए थे। उन औजारों को पिघलाकर इस मूर्ति का लोहा तैयार किया गया था। ये चीज़ें हम ऐड ऑन कर सकते, लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें नर्मदा नदी घाटी परियोजना के रूप में समझानी है
तो आपको शुरू से लेकर एंड तक सारे बांध समझाने हैं। तो इतना ही तरीका है एक बांध को लिखने के लिए। अगर आप इसे नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत लिख रहे हो, उसमें आप मूर्ति के बारे में नहीं बताओगे, ना कि जल महोत्सव के बारे में बताओगे। आपको सीधा सच्चा ये एक्सप्लेन करना कि नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत इतने इतने बांध हैं। जरूरत से ज्यादा लिखोगे तो तुम्हारे आंसर भी गलत होंगे, चेक करने वाले को प्रॉब्लम जाएगी, तुम्हारी वर्ड लिमिट एक्सटेंड होगी, तुम्हारा समय ज्यादा लगेगा, दूसरे क्वेश्चंस तुम्हारे छूट जाएंगे। इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ो, जो कि तुम्हारे प्री में भी 100% काम में आए और मेंस में भी 100% काम में आए। फिर इसके बाद अगर यही चीज तुम्हें ज्यादा मार्क्स में लिखने आ गई तो तुम अपना दिमाग चला लेना कि इसमें हम पर्यटन वाला पॉइंट भी जोड़ दें, मूर्ति वाला पॉइंट भी यहां पर जोड़ दें, तो वही तुम्हारा जो छोटा आंसर है वो बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार की सोच अभी विकसित करो। बहुत से लोगों का यह कहना है कि सर घर पर पढ़ने में मन नहीं लगता, तो आ जाओ सागर, कोरोना हो जाएगा, मेरी जवाबदारी नहीं है। इसी कारण मैं रुका हूं। परमिशन तो हो गई है क्लासेस खोलने की, लेकिन अभी मैं रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि अगर बाय चांस किसी बच्चे को भगवान ना करे कभी इस प्रकार की बीमारी हो गई तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा। घर पर बैठो, ऑनलाइन से अच्छा, मतलब ऑफलाइन से अच्छा तरीका तो मुझे अब ऑनलाइन लगने लगा है। इसलिए लगने लगा है, सबसे पहली चीज तो है सेफ्टी, दूसरी चीज है कि तुम्हारे पास सीधा स्टडी मटेरियल पहुंच रहा है, वीडियोस पहुंच रहे हैं। बस दिक्कत है कि मन नहीं लगता घर पे। तो खुद को इमेजिन करो कि तुम डिप्टी कलेक्टर के पद पर हो, खुद को इमेजिन करो कि तुम डीएसपी के पद पर हो, और जब तक खुद को इमेजिन नहीं करोगे कि तुम बड़े पद पर बैठे हो तब तक तुम पढ़ भी नहीं पाओगे। ठीक है, इमेजिनेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले ये इमेजिन तो करो कि यार मैं उस पद पर बैठा हूं, प्यार करो उस पद से। क्लियर है? तब जाकर सिलेक्शन होगा। जब तक चाहोगे नहीं तब तक कुछ होगा भी नहीं। ढोरों जैसे बैठे रहोगे घर पर, फेसबुक व्हाट्सएप चलाते रहोगे, लेकिन पढ़ोगे नहीं। सबसे बड़ा बहाना है कोरोना। घर पर पढ़ने से कोरोना नहीं होगा, ये चीज याद रखना। ठीक है, कोरोना तो आजकल एक बहाने के रूप में लिया जाने लगा, एक्सक्यूज के रूप में लिया जाने लगा। उससे बड़ा एक्सक्यूज है कि वैकेंसी नहीं आ रही है। बेटा जिस दिन आएगी ना उस दिन फिरोगे गली गली कि हमारा सिलेबस नहीं हुआ, हमारा सिलेबस नहीं हुआ, तब कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि इतना समय मिला सिलेबस के लिए, इतना समय मिला है कि क्या बताएं। लेकिन दिमाग में सुध भी तो होनी चाहिए ना। चलो, तो ये कौन सी है? सरदार सरोवर परियोजना। और इसको हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं? नर्मदा घाटी परियोजना की एक शाखा के रूप में हमने इसको स्टडी किया है। तो मध्य प्रदेश में, इससे कहना चाहिए कि कुल विद्युत उत्पादन कितना हो रहा है? 1450 मेगावाट का। और इस 1450 मेगावाट में से 57% मिलता है मध्य प्रदेश को, 27% महाराष्ट्र को, 16% गुजरात को प्राप्त होगा। और कितने एरिया में सिंचाई हो रही है? तो 18.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है महेश्वर बांध। महेश्वर बांध मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर कस्बे में नर्मदा नदी पर अवस्थित है। अभी ये बांध पूरा नहीं हुआ है, निर्माणाधीन अवस्था में है। जिस दिन ये बांध पूरा हो जाएगा उस दिन ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध होगा। वर्तमान में तवा बांध है। इससे 400 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाता है। क्लियर है? कौन से जिले में है ये? खरगोन जिले में। बस इतना ही याद रखना। अब ओमकारेश्वर परियोजना, कौन सा जिला आ जाएगा? खंडवा। ओमकारेश्वर परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के मानधाता ग्राम में अवस्थित है।
महेश्वर परियोजना आ जाएगा खरगोन जिला, ओमकारेश्वर परियोजना आ जाएगा खंडवा जिला। इस परियोजना से प्रदेश के खंडवा, खरगोन एवं धार जिले लाभान्वित होते। तो इसी के आसपास के जो 3 जिले हैं, कौन कौन से, खंडवा, खरगोन और धार जिले, ये इससे लाभान्वित होते हैं। इसकी कुल अनुमानित विद्युत क्षमता 520 मेगावाट है, यानी कितनी विद्युत उत्पादित होती है, 520 मेगावाट। इस बांध की कुल लंबाई 949 मीटर है, यानी ये बांध जो है 949 मीटर लंबा है और ऊंचाई 73 मीटर है। और इस परियोजना के अंतर्गत 2,83,324 हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है। इतना बस याद रखना है किसमें, ओमकारेश्वर परियोजना में। अब इसके बाद रानी अवंतीबाई सागर या बरगी परियोजना, ठीक है, ये पूर्ण रूप में नर्मदा पर निर्मित नहीं है, नर्मदा की सहायक है बरगी नदी, उस पर यह परियोजना निर्मित है। यह परियोजना मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के बिझौरा ग्राम, याद रखना कौन सा है, मध्य प्रदेश का जबलपुर जिले के बिझौरा ग्राम में बरगी और नर्मदा नदी पर निर्मित है। मतलब वो स्थान जहां पर बरगी आकर मिलती है नर्मदा से, उस स्थान पर निर्मित है, लेकिन किस नदी पर, बरगी नदी पर। कब निर्मित हुई है, 1988 से 1990 के बीच में ये परियोजना निर्मित हुई है, जो कि एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसकी कुल जल विद्युत उत्पादक क्षमता 90 मेगावाट है। क्लियर है, कितनी है, 90 मेगावाट। और इस परियोजना से जबलपुर, मंडला एवं सिवनी जिलों की लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। तो इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से हैं, जबलपुर, मंडला और सिवनी, ये 3 जिले लाभान्वित हो रहे हैं इस परियोजना से। अब बरगी परियोजना के आगे एक छोटा सा बांध बना हुआ है। बरगी बांध से जब पानी छोड़ा जाता है तो कुछ आगे जाकर थोड़ा सा पानी रोक लिया जाता है कि और आगे के जो गांव हैं वो लाभान्वित हो सके, उसको कहा जाता है बरगी अपवर्तन बांध। ठीक है, जैसे अपन ने बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं पढ़ी हैं जिन परियोजनाओं के माध्यम से या बांध से जब पानी छोड़ा जाता है तो उसी के आगे कुछ नीचे जाकर एक और छोटा सा बांध बना दिया जाता है। ठीक है, जैसे याद करो चंबल नदी परियोजना में अपन ने पढ़ा था कि जवाहर सागर बांध से, जो कि कोटा जिले में अवस्थित है राजस्थान में, वहां से जब पानी छोड़ा जाता था तो एक आगे जाकर एक छोटा सा बांध बनाया गया था मिट्टी का, जो कि कच्चा बांध था, जिसे बोला जाता था कोटा बैराज बांध। वैसे ही बरगी परियोजना से जब पानी छोड़ा जाता है तो उसी के कुछ आगे एक छोटा सा बांध बना हुआ है जिसे कहा जाता है बरगी अपवर्तन बांध। ठीक है, तो बरगी अपवर्तन परियोजना बरगी नदी पर बनाई गई है और इस परियोजना से मध्य प्रदेश के 4 जिले जबलपुर, कटनी, रीवा और सतना में 2.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई होती है। क्लियर है, तो बरगी परियोजना के, ये तो ठीक है मेंस में लिख देना, प्री के कोई काम का नहीं है। बरगी अपवर्तन बांध, तुम तो सिर्फ बरगी परियोजना के बारे में याद रखना। कौन सी नदी पर अवस्थित है, बरगी नदी। बरगी किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की। कहाँ पर अवस्थित है, जबलपुर के बिजौरा ग्राम में। खत्म। ठीक है, अब इसके बाद थावर परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बहुत से वनडे एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। थावर परियोजना मंडला जिले के झुलझुलपुर नामक स्थान के समीप बांध बनाकर स्थापित की गई है। तो कौन से जिले में आएगी, मंडला जिले के झुलझुलपुर नामक ग्राम में अवस्थित है। इस परियोजना द्वारा 1812 हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है। ठीक है, विद्युत उत्पादन नहीं होता है या अब किया जा रहा है, लेकिन मुख्य रूप से सिंचाई की एक परियोजना है जिससे 1812 हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई होती है। इसके बाद बारना परियोजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बारना सिंचाई परियोजना विश्व बैंक की सहायता से रायसेन जिले में बारना नदी पर निर्मित एक वृहद परियोजना है। अभी अपन ने पढ़ा था बारना नहर के बारे में, वही परियोजना फिर से पढ़ रहे हैं हम।
इस परियोजना से रायसेन जिले का 48,805 हेक्टेयर क्षेत्र और सीहोर जिले का 11,695 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित करने का लक्ष्य है। कौन सी है? बारना परियोजना। अपन ने अभी पढ़ा था बारना नदी के बारे में। भोपाल के पास अवस्थित विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं से इसका उद्गम होता है। पालकमती बांध भी इसी पर बना हुआ है। नेक्स्ट, कोलार परियोजना या कोलार प्रोजेक्ट। ठीक है, भोपाल में भी इस परियोजना का पानी पेयजल आपूर्ति हेतु पहुंचाया जाता है। कोलार परियोजना सीहोर जिले में नर्मदा की सहायक कोलार नदी पर विश्व बैंक की सहायता से निर्मित की गई है। तो ये परियोजना कौन से जिले में है? सीहोर जिले में। ठीक है, नर्मदा की सहायक कोलार नदी पर विश्व बैंक की सहायता से निर्मित की गई है और इससे सीहोर जिले की 7800 हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है। ठीक है, तो ये जो परियोजना है कोलार परियोजना, ये पर्टिकुलरली कहां पर अवस्थित है? सीहोर जिले में। सिंचाई होती है सीहोर में, लेकिन पेयजल की आपूर्ति करता है भोपाल को। नेक्स्ट है सुक्ता परियोजना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बांध खंडवा और बुरहानपुर की सीमा पर नर्मदा की सहायक सुक्ता नदी पर बनाया गया है। तो कहां पर अवस्थित है ये बांध? ये बांध अवस्थित है खंडवा और बुरहानपुर की सीमा पर। और सुक्ता किसकी सहायक है? नर्मदा की एक मुख्य सहायक नदी है। इसमें खंडवा जिले की 18,583 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित किया जाता है। इसे भगवंत सागर परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसे भगवंत सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। किसे? सुक्ता परियोजना को किस नाम से जाना जाता है? भगवंत सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, चोरल परियोजना। ये भी इंपॉर्टेंट है, आ चुकी है एग्जाम में। यह इंदौर जिले में चोरल नदी पर वर्ष 1997 में निर्मित मध्य प्रदेश की प्रथम अंतरघाटी परियोजना है। अंतरघाटी परियोजना मतलब ये जो चोरल नदी बह रही है वो दो पठारों, पहाड़ तो नहीं, पठारों के बीच में से बहती है। तो घाटी के बीच में ही ये परियोजना विकसित है। इस कारण से ये परियोजना कहलाई मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना, जो कहां पर है? इंदौर जिले में। इसके माध्यम से महू में लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। क्लियर है? तो इंदौर जिले में ही आता है महू और वहीं पर यह परियोजना अवस्थित है। कौन सी? चोरल परियोजना। नेक्स्ट, जोबट या चंद्रशेखर आजाद परियोजना। वर्ष 1985 में अलीराजपुर जिले के जोबट में हथनी नदी पर, याद रखना जिला कौन सा है? अलीराजपुर। स्थान कौन सा है? जोबट। नदी कौन सी है? हथनी नदी। हथनी नदी पर यह परियोजना स्थापित की गई थी और इस परियोजना से प्रदेश के धार एवं अलीराजपुर जिले की लगभग 9,848 हेक्टेयर भूमि सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये जो आंकड़े हैं ना, कितनी भूमि इस परियोजना में सिंचित हो रही है, इसे याद करने की आवश्यकता नहीं है। लगभग आंकड़ा याद कर लो, अपने मन से भी आप लिख सकते हो ये आंकड़ा। ठीक है, प्री में तो कोई काम का नहीं है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं। अपने मन से भी तुम ये आंकड़ा डाल सकते हो, याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेंस का जब आंसर लिखोगे तब अगर कोई भी परियोजना आपने लिखी है तो वहां पर आंकड़ा देना बहुत आवश्यक है। इसलिए अभी से इसको याद करके रख लो। कहां पर है? अलीराजपुर, जोबट और हथनी। कौन सी परियोजना है? जोबट या चंद्रशेखर आजाद परियोजना। इसके बाद मान परियोजना। तो यह परियोजना नर्मदा की सहायक मान नदी पर धार जिले में स्थित है। ठीक है, नर्मदा की सहायक है कौन सी? मान नदी। उस मान नदी पर धार जिले में अवस्थित है कौन सी? मान परियोजना। और इस परियोजना के अंतर्गत धार एवं झाबुआ जिले के 15,000 हेक्टेयर भूभाग को सिंचित किया जाता है। धार और झाबुआ जिले का कितना भूभाग है? 15,000 हेक्टेयर भूभाग इस परियोजना के अंतर्गत सिंचित होता है। नेक्स्ट, तवा बांध परियोजना। इसके बारे में भी मैं पहले बता चुका हूं। होशंगाबाद जिले के इटारसी में अवस्थित है
होशंगाबाद जिले की इटारसी तहसील के समीप नर्मदा की सहायक तवा नदी पर यह परियोजना वर्ष 1960 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो कहाँ पर अवस्थित है? होशंगाबाद जिले के इटारसी में। ठीक है, कौन सी नदी पर? तवा नदी पर। किस वर्ष बनी? तो वर्ष 1960 में ये प्रारंभ की गई थी, जिससे होशंगाबाद, सीहोर तथा हरदा जिलों की 3 जिले लाभान्वित है। होशंगाबाद, सीहोर और हरदा जिले की 3.33 लाख हेक्टेयर भूभाग को सिंचित किया जाएगा। इस बांध के दाएं तट पर 125 मेगावाट की 8 यूनिट स्थापित है, अतः इससे 1000 मेगावाट कुल विद्युत उत्पादन होता है। और वर्तमान में लेंथ के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से सबसे लंबा बांध तवा है, लेकिन जब महेश्वर बांध पूर्ण रूपेण बनकर तैयार हो जाएगा तब लंबाई के हिसाब से वो सबसे बड़ा बांध होगा। नेक्स्ट, बावनथड़ी या राजीव सागर परियोजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? बावनथड़ी या राजीव सागर परियोजना। बावनथड़ी नदी पर निर्मित राजीव सागर परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो बावनथड़ी की खासियत क्या है कि यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की एक संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की कटंगी तहसील के कुड़वा एवं महाराष्ट्र के भंडारा जिले के तुमसर तहसील के पास निर्मित की गई है। ठीक है, तो कहां पर बांध बना हुआ है? ये बांध बना हुआ है बालाघाट जिले की कटंगी तहसील के कुड़वा नामक स्थान पर। इसीलिए इस बावनथड़ी या राजीव सागर परियोजना को कुड़वा बांध भी कहा जाता है, क्योंकि जिस स्थान पर बांध बना है वो है बालाघाट जिले की कटंगी तहसील का कुड़वा। ठीक है, इस परियोजना की आधारशिला वर्ष 1975 में रखी गई थी तथा इसका निर्माण कार्य वर्ष 2012 में पूरा हुआ। तो कब बनकर तैयार हुआ है ये बांध? ये बांध वर्ष 2012 में बनकर तैयार हुआ है। इस बांध का क्षेत्रफल 1365 वर्ग किलोमीटर का है और जलग्रहण क्षेत्र 280.24 मिलियन घन मीटर का है। मतलब 280.24 मिलियन घन मीटर क्षेत्र पर पानी भरा जा सकता है इस बांध पे। और इस बांध के अंतर्गत बालाघाट जिले का 29,412 हेक्टेयर और महाराष्ट्र के भंडारा जिले का 27,788 हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है। क्लियर है? आपको तो बेसिकली ये याद रखना है कि बावनथड़ी नदी है, राजीव सागर परियोजना इसका नाम है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, लेकिन बांध कहां पर अवस्थित है? तो बालाघाट जिले की कटंगी तहसील के कुड़वा नामक स्थान पर यह बांध अवस्थित है। राजीव सागर बांध को कुड़वा बांध भी कहा जाता है क्योंकि यह बालाघाट जिले की कटंगी तहसील के कुड़वा ग्राम में अवस्थित है। इसलिए बावनथड़ी नदी हो गई, योजना कौन सी हो गई? राजीव सागर परियोजना। कहां पर अवस्थित है? बालाघाट जिले की कटंगी तहसील के कुड़वा में, इसलिए कहलाता है ये कुड़वा बांध। नेक्स्ट, बाणसागर परियोजना। ये वैसे जब अपन ने सोन नदी पढ़ी थी उस समय भी अपन ने इसको पढ़ा था कि बाणसागर परियोजना सोन नदी पर शहडोल के देवलोद नामक स्थान पर अवस्थित है। लेकिन फिर से अपन इसको एक बार पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल के देवलोद जिले में सोन नदी पर बाणसागर परियोजना स्थापित है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ये चीज भी अपन ने पढ़ ली थी, जिसका निर्माण कार्य वर्ष 1978 में प्रारंभ हुआ और 2006 में ये पूरा हुआ। ठीक है, तो कहां पर है? बाणसागर परियोजना सोन नदी पर शहडोल के देवलोद नामक स्थान पर यह अवस्थित है। और इस बांध की जल एवं इसके निर्माण की लागत का बंटवारा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में 2:1:1 के अनुपात में हुआ है। क्लियर है? ये कॉमन चीज है जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में 2490 वर्ग किलोमीटर,
उत्तर प्रदेश में 1500 वर्ग किलोमीटर और बिहार में 940 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल पर सिंचाई की जाती है। और इस परियोजना से प्रदेश के शहडोल, सीधी, सतना, रीवा एवं कटनी जिलों में सिंचाई की जा रही है और ये जिले इससे लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, कौन सी परियोजना है ये? बाणसागर परियोजना। कौन सी नदी पर? शहडोल के देवलोद नामक स्थान पर। अब बाणसागर परियोजना के बहुत सारे उपबांध भी हैं, मतलब इससे जो पानी छोड़ा जाता है उस पानी को आगे छोटे छोटे से बांधों के माध्यम से रोका जाता है, जैसे अनबार बांध, बकेली बांध, भीतरी बांध, कदबारी बांध और झिन्ना बांध। ठीक है, मेंस वालों को खासकर ये चीजें याद रखनी है। बाणसागर परियोजना के अंतर्गत विभिन्न क्षमता वाले 10 विद्युत इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 425 मेगावाट है। यानी इस बाणसागर परियोजना के माध्यम से 425 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। इसके बाद मटियारी परियोजना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। मटियारी परियोजना बंजार की सहायक मटियारी नदी पर वर्ष 1979 में निर्मित एक वृहद परियोजना है, जो मध्य प्रदेश के मंडला जिले के सिमरिया गांव में स्थित है। कहां पर है ये? मध्य प्रदेश के मंडला जिले के सिमरिया गांव में अवस्थित है। यह परियोजना वर्ष 2001 में पूरी की गई और इससे पेयजल एवं सिंचाई की सुविधा मंडला और डिंडोरी जिले, मंडला और डिंडोरी को प्राप्त होती है। आपको तो सिर्फ इतना याद रखना कि मटियारी परियोजना कहां पर है? बंजार की सहायक मटियारी नदी पर मंडला जिले में अवस्थित है। कौन से गांव पर? सिमरिया गांव पर। ठीक है, और इससे 2 जिले लाभान्वित होते हैं, मंडला और डिंडोरी। नेक्स्ट, पैंच परियोजना। ठीक है, अपन ने पैंच नदी के बारे में पढ़ा था, उसी नदी पर अवस्थित है कौन सी? पैंच परियोजना। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त वृहद परियोजना है, जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के, कहां पर बांध है? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के माचागौरा में पैंच नदी पर स्थित है। तो ये पैंच परियोजना का बांध कहां पर है? छिंदवाड़ा के माचागौरा नामक स्थान पर अवस्थित है और इसके अंतर्गत 160 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होता है। इस परियोजना से छिंदवाड़ा, सिवनी एवं बालाघाट जिले लाभान्वित हो रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, ऊपरी वैनगंगा परियोजना या संजय सरोवर बांध। इसी को कहा जाता है संजय सरोवर परियोजना या फिर ऊपरी वैनगंगा परियोजना। यह मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त वृहद परियोजना है। वर्ष 1970 में बालाघाट जिले में संजय सरोवर बांध, जिसे भीमगढ़ बांध भी कहा जाता है, निर्मित किया गया है। यह एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। कौन सा? ऊपरी वैनगंगा बांध या फिर संजय सरोवर बांध। ठीक है, जिस समय बना था उस समय मिट्टी का था, लेकिन अब तो कंक्रीट का हो गया है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। नेक्स्ट, माता टीला बांध। ये भी अपन पढ़ चुके हैं, बेतवा नदी पर। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त वृहद परियोजना है, जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित है। इस बांध पर वर्ष 1956 में जल विद्युत गृह की स्थापना की गई और इस पर 10.2 मेगावाट की 3 इकाइयां स्थापित की गई हैं। माता टीला बांध से 163.60 लाख घन मीटर पेयजल उपलब्ध होता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले जैसे झांसी, जालौन, हमीरपुर और मध्य प्रदेश का ग्वालियर इससे लाभान्वित होते हैं। वैसे अपन ने जब ये नदियों के साथ पढ़ा था तो उस समय मैंने बताया था कि ये परियोजना एक ही है, चाहे आप इसे राजघाट परियोजना कह दो या माता टीला बांध कह दो या फिर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कह दो। ठीक है, ये एक ही चीज होते हैं। ठीक है, पहले अपन ये चीज पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, राजघाट बांध, वही चीज है। ठीक है, बेतवा नदी पर ललितपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर निर्मित है
ये बांध 600 मीटर लंबा और 73.5 मीटर ऊंचा है। इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर का है और इस बांध पर 15 मेगावाट की 3 टरबाइन बिजली उत्पादन के लिए स्थापित किए गए हैं। ये बांध मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? राजघाट बांध या फिर रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना। और इस परियोजना से उत्तर प्रदेश का 1,09,052 हेक्टेयर भूभाग सिंचित होगा, जिसके अंतर्गत ललितपुर, झांसी, जालौन तथा हमीरपुर जिले सम्मिलित हैं, जबकि मध्य प्रदेश का 1,16,592 हेक्टेयर भूभाग इसके अंतर्गत सिंचित होगा, जिसमें गुना, शिवपुरी, दतिया, टीकमगढ़, ग्वालियर और भिंड जिले आते हैं। याद करो, भांडेर नहर, ठीक है, परियोजना तो ललितपुर में है, लेकिन इस परियोजना से भांडेर नहर मध्य प्रदेश में आती है। तो मध्य प्रदेश के ये जिले उस नहर के माध्यम से सिंचित किए जाते हैं। वही भांडेर परियोजना। ये जो अपन ने 2 बांध पढ़े ना, ये एक्चुअल में एक ही परियोजना है, राजघाट परियोजना, उसके 2 बांध है, ठीक है। और उसमें से जो नहर प्रवाहित होती है वो नहर है कौन सी? भांडेर नहर। यह परियोजना बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1953 में प्रारंभ की गई थी, जिससे ग्वालियर, भिंड, दतिया और ग्वालियर क्षेत्रों में सिंचाई होती है। बांध कहां पर है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। लेकिन उससे जो नहर मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है वो एक्चुअल में दतिया जिले से प्रवेश करती है, और दतिया का वो कस्बा जहां से ये नहर मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है वो है भांडेर, इसलिए नहर कहलाती है भांडेर नहर। बेतवा व उसकी सहायक नदियों पर कुछ अन्य बांध भी बने हैं, जैसे नीमखेड़ा बांध, ये आ जाएगा रायसेन में, ठीक है, मकोड़िया बांध विदिशा में, बरारी बांध रायसेन में और बरघल बांध विदिशा में। ये सब छोटे छोटे से बांध है, ठीक है, जो कहां पर बने हैं? बेतवा नदी पर। नेक्स्ट, उर्मिल परियोजना, ये भी शायद अपन पहले पढ़ चुके हैं। वर्ष 1978 में प्रारंभ यह परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है, जिसका बांध कहां पर है? छतरपुर जिले के हिरौटा गांव में उर्मिल नदी पर बांध बना हुआ है। कहां पर है बांध? बांध है छतरपुर जिले के हिरौटा गांव में। कौन सी नदी पर है? तो उर्मिल नदी पर यह बांध बना हुआ है, ठीक है। इस परियोजना में मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में 60:40 के अनुपात में जल का बंटवारा किया गया है, और इस परियोजना में 50 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य भी रखा गया है, ठीक है। कहां पर है? छतरपुर जिले के हिरौटा गांव में यह बांध अवस्थित है, और इससे मध्य प्रदेश के लाभान्वित होने वाले जिले छतरपुर और टीकमगढ़ हैं। कौन सी परियोजना है ये? ये है उर्मिल परियोजना, जो कहां पर बांध है? छतरपुर जिले के हिरौटा गांव में उर्मिल नदी पर यह बांध निर्मित है। नेक्स्ट है नरगवा परियोजना। ये केन की सहायक नदी है। कौन सी? नरगवा नदी। छतरपुर जिले में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के द्वारा संयुक्त परियोजना विकसित की जा रही है, जिससे छतरपुर जिले की 16,190 हेक्टेयर भूभाग सिंचित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। कौन सी परियोजना है ये? नरगवा परियोजना। और किसकी सहायक नदी है ये? तो ये है केन की एक प्रमुख सहायक नदी। नेक्स्ट, माही परियोजना। माही नदी के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है? धार से, और एक कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई प्रवेश कर जाती है राजस्थान होते हुए खंबात की खाड़ी में। उसी पर यह परियोजना निर्मित है। कौन सी? माही परियोजना। वर्ष 1985 में प्रारंभ यह परियोजना माही नदी पर धार व झाबुआ जिलों में स्थित है, ठीक है। तो धार और झाबुआ जिलों की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री पर अवस्थित है कौन सी? माही परियोजना। और इस परियोजना के द्वारा झाबुआ जिले की 18,517 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर सिंचाई होती है। वर्ष 2017-18 में माही नर्मदा लिंक परियोजना को मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि नर्मदा को लिंक कर दिया गया है किससे? माही नदी से।
नेक्स्ट सिंध या मोहिनी सागर परियोजना, वर्ष 1972-73 में प्रारंभ। यह प्रदेश के शिवपुरी जिले में मोहिनी खेड़ी ग्राम के निकट सिंध नदी पर अवस्थित है। कौन सी? सिंध या मोहिनी सागर परियोजना। इस परियोजना के माध्यम से शिवपुरी एवं ग्वालियर जिले की 35,200 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किए जाने का लक्ष्य है। तो आप तो इतना याद रखना कि जो मोहिनी सागर परियोजना है वो कौन सी नदी पर है? सिंध नदी पर अवस्थित है, लेकिन कहां पर? शिवपुरी जिले के मोहिनी खेड़ा में। वर्ष 2008-9 में ये परियोजना पूरी हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट टॉन्स परियोजना, यह सतना जिले में टॉन्स नदी पर 320 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। ठीक है। कहां पर अवस्थित है ये? सतना जिले में। नेक्स्ट बाघ परियोजना, यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? बाघ परियोजना, जो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के सिरपुर में बाघ नदी पर स्थित है। ठीक है, बिल्कुल बाउंड्री से ही लगा हुआ है मध्य प्रदेश के कौन सा? सिरपुर नामक स्थान। ठीक है, तो कहां पर है इसका मुख्य बांध बाघ परियोजना का? महाराष्ट्र के सिरपुर नामक स्थान पर। इससे बड़वानी जिले में सिंचाई सुविधा का लाभ मिलता है। मतलब जो बड़वानी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहां पर सिंचाई होती है किससे? बाघ परियोजना से। ठीक है। नेक्स्ट काली सागर परियोजना, वर्ष 1977 में प्रारंभ, बैतूल में काली नदी पर अवस्थित है। कौन सी? काली सागर परियोजना। कहां पर है? बैतूल में काली नदी पर स्थित है। इसे बाघ की पूरक परियोजना के नाम से जाना जाता है। बाघ की पूरक परियोजना मतलब ये जो अपन ने बाघ परियोजना पढ़ी ना महाराष्ट्र वाली, ठीक है, उसी की पूरक परियोजना, उसी के समानांतर है कौन सी? काली सागर परियोजना। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना, दोनों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? बाघ परियोजना और काली सागर परियोजना। ठीक है। नेक्स्ट अटल सागर परियोजना, यह भी हाल ही में निर्मित है। वर्ष 2018 में शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर मड़ीखेड़ा, एक मिनट, शिवपुरी जिले में मड़ीखेड़ा बांध निर्मित किया गया। कहां पर? सिंध नदी पर शिवपुरी जिले में, जिसकी ऊंचाई 62 मीटर और लंबाई 1072 मीटर है। इस परियोजना को अटल सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो अटल सागर परियोजना कौन से जिले में अवस्थित है? यह अवस्थित है शिवपुरी जिले में। कौन सी नदी पर है? सिंध नदी पर अवस्थित है। ठीक है। और इससे 1.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई होती है और 60 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता इसमें प्रस्तावित है। अभी सिंचाई तो चालू कर दी गई है, लेकिन ये जो 60 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन है वो होना अभी बाकी है। क्लियर है? कौन सी परियोजना है ये? ये है अटल सागर परियोजना। नेक्स्ट मोहनपुरा सिंचाई परियोजना, राजगढ़ जिले में नवेज नदी पर 456.50 मीटर लंबा और 77.50 मीटर ऊंचा बांध निर्मित किया गया है। कहां पर है? राजगढ़ जिले में नवेज नदी पर, जिसकी कुल जल ग्रहण क्षमता 61.63 करोड़ घन मीटर है। इस परियोजना से 1.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होता है। मोहनपुरा सिंचाई परियोजना का लोकार्पण 23 जून 2018 को नरेंद्र मोदी ने किया था। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। और कहां पर है ये? राजगढ़ जिले में नवेज नदी पर यह परियोजना अवस्थित है। तो ये है मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। 2 दिन में ये पूरी परियोजनाएं आप लोग याद कर लो, और किसी को भी याद करने में कोई दिक्कत आए वो फ़ोन करके मुझसे पूछ ले कि सर ये दिक्कत आ रही है, उसका निवारण मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है? थैंक यू।